नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीव विज्ञान संबंधी टेस्ट सीरीज, जो कि इसका तीसरा भाग है। ठीक है साथियों, इससे पहले भी 2 टेस्ट सीरीज बना दी गई हैं, उनको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, आज का टॉपिक है कोशिकांग और कोशिका विभाजन। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। साथियों एक बात ध्यान रखना, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए भी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है साथियों, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी तथा कब की थी और उसके प्रकार बताओ। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, एंडोप्लाज्मिक यानी क्या होता है, अंतःप्रदायी जालिका को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज पोर्टा नामक वैज्ञानिक ने 1853 में की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ का मतलब है मुलायम और रफ का मतलब है जो खुरदरी, मतलब क्या है, इस पे खुरदरी पे क्या होता है, राइबोसोम के दाने होते हैं, इस वजह से खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता तथा किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तथा आरबीसी और स्पर्मेटोजोआ। आरबीसी यानी लालक कोशिकाएं और वाली कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ और आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अतः अंतःप्रदायी जालिका नहीं पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, अंतःप्रदायी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है तथा इसके ऊपर किस के कण पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, इसका मतलब ये है कि अंतःप्रदायी जालिका का कार्य क्या है। पहले इसका कार्य समझते हैं। इसका मुख्य कार्य है वसा प्रोटीनों का संचारण करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। ठीक है, साथ में इसको कोशिका व केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्र झिल्लियों का निर्माण भी कराता है तथा अंगों से कोशिका झिल्ली और केंद्र झिल्ली से क्या होता है, उनको कनेक्टेड भी करता है। जैसे ऐसे पाई जाती है यहाँ पे, तो यहाँ से कोशिका झिल्ली और केंद्र झिल्ली से कनेक्टिविटी भी बनाती है। ठीक है, तो अंतःप्रदायी जालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले परीक्षापूर्ण सामग्री आपके पास पहुँच सके। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका में गोल्गी बॉडी, इसका नाम है गोल्गी बॉडी, ठीक है, या गोल्गी बॉडी या की तरह कौन काम करता है। मतलब जो जंतु कोशिका में गोल्गी बॉडी काम करती है, वो पादप कोशिका में इस तरह का काम कौन करता है, प्रश्न का मतलब ये है। ठीक है, तो मतलब पादप की क्या गोल्गी बॉडी कौन है, डिक्टियोसोम, उसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। ध्यान रखना साथियों। ठीक है, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले 3 वीडियो भी बन चुके हैं, उनको भी देख लेना आप लोग, क्योंकि इससे पहले वाला है जो वो कोशिका और कोशिका अंगों वाला था, और ये कोशिका विभाजन कोशिका अंगों वाला है। ठीक है साथियों, ताकि आपका टॉपिक पूरा कवर हो सके। अगला प्रश्न है आपका, लयनकाय क्या है। ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभी हिंदी में प्रश्न आ जाता है कि लयनकाय क्या है। ठीक है, जबकि लाइसोसोम को ही लयनकाय बोलते हैं, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ठीक है, किसने की थी, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोबॉडी क्या होती हैं। ठीक है साथियों, अब आपको अधिकांश से पढ़ने को नहीं मिला होगा माइक्रोबॉडी, लेकिन माइक्रोबॉडी क्या होती हैं, जो अपना गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इन्हीं से कुछ टूटकर कुछ छोटे छोटे भाग निकल जाते हैं, जिनको माइक्रोबॉडी कहा जाता है। जो बन जाते हैं उनके नए नाम, उनके कुछ माइक्रोबॉडी बन जाती हैं, उनका नाम है ग्लाइकोऑक्सीसोम, स्पेरोसोम और पैरोक्सीसोम। ये उसके उदाहरण हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है माइक्रोबॉडी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लवक क्या है। ठीक है, लवक क्या है, इसकी खोज किसने की, कब की, या किस प्रकार की कोशिकाओं में है पाया जाता है, ये भी बताना है। ठीक है, तो लवक क्या होते हैं, पिगमेंट या वर्णक को अपन लवक बोलते हैं या प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। ठीक है, जैसे ही क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होते हैं, लवक होते हैं। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज अर्नेस्ट हैकेल ने 1800 लिखा है, 1885 में की थी। ठीक है, 1885 में की थी।
ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है? मुख्यतः पादप कोशिकाओं में कौन से में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और रंग देने का काम करते हैं, कलर देने का काम करते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास साइंस, जीके, करंट आदि संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबसे पहले पहुंच सके, परीक्षा उपयोगी। अगला प्रश्न है, अब कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है तथा उसे और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोशिका का सफाई कर्मचारी। ठीक है, इसे आप अन्य नामों से भी जानते हैं क्योंकि ये काम क्या करता है? जो कोशिका के अंदर अन्य अवांछित, ठीक है, जीवाणु या अन्य चीज अवांछित पदार्थ आ जाते हैं तो उनको अपने अंदर भक्षण कर लेता है, तो कभी कभी ये स्वयं भी नष्ट हो जाता है, इसलिए आत्मघाती थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है? सफाई कर्मचारी कोशिका का है, इसको ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आवंटित पदार्थों का पाचन करना। आवंटित नहीं है, अवांछित है। ठीक है, अवांछित पदार्थों का पाचन करवाना तथा पौष्टिक पदार्थों का भी पाचन कर लेती है कुछ, ठीक है, कुछ मात्रा में। ठीक है, जैसा कि ऊपर भी समझाया गया है, क्या करती है? जो भी अवांछित पदार्थ आते हैं, मतलब कोशिका के अंदर पाचन कौन करवाता है? लाइसोसोम करवाता है, इस बात को ध्यान रखना। कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाचन करवा रहा है और अवांछित पदार्थों को भक्षण कर लेती है। कभी कभी ये इतना ज़्यादा कर लेती है क्योंकि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जिसे नष्ट कर देती है, स्वयं भी नष्ट हो जाती है। इस वजह से इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, लवक के प्रकार लिखो नाम सहित। ठीक है, तो प्रकार 3 होते हैं मुख्यतः। ठीक है, जिसमें पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं पर्णहरित। ठीक है, इसमें पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक, इसका हिंदी होता है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक के अंदर पाया जाता है पर्णहरित। ये क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णहीन लवक, जिनमें कलरफुल होते हैं, फल फूल वाले। ठीक है ना, फल फूल में पाया जाता है जो। और ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाया जाता है मुख्यतः। ठीक है, इस मतलब है इसमें कोई फिक्स कलर नहीं होता है, इसे कलरलेस माना जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? इसका कार्य लिखो। इसका मतलब है इसका कार्य लिखो और कार्य के हिसाब से क्या कहा जाता है इसको, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जैसा कि ऊपर ही बताया, पर्णहरित पाया जाता है, सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है इसका पर्णहरित में क्या काम होता है? सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जैसा कि हम जानते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या होते हैं? स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, इसलिए स्वपोषी भी कहा जाता है प्रकाशनीय क्रिया के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से पादप की यानी पेड़ पौधों की क्या कहा जाता है? रसोई। किसे? क्लोरोप्लास्ट को, यानी पर्णहरित। मुख्यतः इसका पर्णहरित इसी के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रसधानी या वैक्यूल्स क्या है तथा उनका नामकरण किसने किया? ठीक है, तो होता क्या है? मुख्यतः ये ज़्यादातर पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मुख्यतः ऐसे ये अपना केंद्रक हो जाएगा एक प्रकार से बीच में, इस प्रकार से कुछ रिक्तकाएँ पाई जाती हैं, इनमें पानी भरा रहता है, तो इन्हें हम रसधानी या वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और डुचानिन नामक वैज्ञानिक ने इनका नामकरण किया था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम या तारककाय। ठीक है, सेंट्रोसोम या तारककाय क्या है? इन्हीं खोज किसने की थी? ठीक है, मुख्य कार्य लिखो। ठीक है, तो इसकी खोज की थी टी बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने 1828 में की थी। ठीक है, केंद्र के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब केंद्रक होता है जो केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनी होती हैं, इस प्रकार से बनी होती हैं, और बीच में क्या उनमें सेंट्यूल होते हैं। ठीक है, जो सेंट्यूल क्या काम करते हैं? ध्रुवों का निर्माण करते हैं। ध्रुवों का निर्माण करते हैं कौन? सेंट्यूल। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ध्रुवों का निर्माण सेंट्यूल को द्वारा होता है, जो कि सेंट्यूल का होता है सेंट्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह जो छड़नुमा संरचना होती है केंद्रक के बाहर, और बीच में क्या होते हैं? सेंट्यूल होते हैं। ठीक है, 2 कणनुमा संरचना होती है, उन्हें सेंट्यूल बोलते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आवरणीय लवक को बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, एमीप्लास्ट, ठीक है, और फेलियोप्लास्ट, जो कि शब्द लग गया है, फेलियोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट।
ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्रोमोप्लास्ट क्या है। तो क्रोमोप्लास्ट भी बता दिया है पहले, ठीक है। यह वर्णी लवक है जो कि कहाँ पाया जाता है। देखो साथियों एक बात ध्यान रखना, प्रश्न आएगा कि जो फल फूल और बीजों में रंग होता है वो किस वर्णक की वजह से होता है। तो अपन को लगाना है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। या हिंदी में आएगा तो वर्णी लवक की वजह से, इसका यही आंसर है, ठीक है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। कोशिका विभाजन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे एक कोशिका से नई कोशिकाओं का बनना क्या होता है, कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले रोडोल्फ बिरचौ नामक वैज्ञानिक ने या बिरचाउ नामक वैज्ञानिक ने 1855 में बताया था। कब बताया था, 1855 में बताया था। तथा इसमें बताया था कि एक कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने बताया था, कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। पैतृक कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, उनके हिंदी इंग्लिश में नाम लिखो, ठीक है साथियों। तो ये कॉमन प्रश्न है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी इंग्लिश में नाम। क्यों हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोला है क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में नाम पूछ लिए जाते हैं या हिंदी में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वैसे 3 प्रकार के होते हैं। एक आसूत्री भी होता है जो कि अपरिपक्व सेलों में होता है मुख्यतः, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ वगैरह, ठीक है। लेकिन मुख्य क्या है, माइटोसिस यानी समसूत्री, ठीक है। माइटोसिस यानी समसूत्री, ये कौन सा है, समसूत्री के लिए। और ये है माइसोसिस है इसका सही। माइसोसिस क्या है, अर्धसूत्री को, मतलब अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन 2 प्रकार से होता है मुख्यतः, ठीक है। जिसे इंग्लिश में समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस और माइसोसिस बोलते हैं अर्धसूत्री को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। आसूत्री विभाजन क्या है, ठीक है। आसूत्री विभाजन वही, आसूत्री विभाजन के कोई 3 उदाहरण लिखो, ठीक है। उदाहरण से मतलब है किन में 3 उदाहरण, इनमें जीवों के नाम लिखना है, मतलब जीवाणु, नील, हरस, शैवाल, ठीक है। यहाँ पर हरत लिखना था, नील, हरस, शैवाल, हरस, शैवाल, ठीक है। नील, हरस, शैवाल, ठीक है। नील, हरस, शैवाल अमीबा, ईस्ट, प्रोटोजोआ में आसूत्री विभाजन पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, कोशिका ही अपने आप को बाद में क्या करती है, जैसे एक नई कोशिका में बदल लेती है, ठीक है। तो आसूत्री विभाजन होता है, इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं। और यह जीवाणु, अमीबा, नील, हरस, शैवाल में पाया जाता है, ये इसके उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था। तो समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में बाल्थर और फ्लेमिंग ने बताया था। तथा पुरानी कोशिकाओं के समान ही नई कोशिकाओं का बनना समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। मतलब पुरानी कोशिकाओं के समान हूबहू नई कोशिकाओं का बनना क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब पुरानी कोशिका, एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का बनता है, पुरानी कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में, ठीक है। वह कायक कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। जिन कोशिकाओं में नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो नई कोशिकाओं को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है जिन कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो पैतृक कोशिका कहा जाता है जिनसे बनती है, मतलब पुरानी कोशिका या पैतृक कोशिका। जिनसे नई कोशिका बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है संतति कोशिका, संतति कोशिका या डॉटर सेल। इन्हें पैतृक कोशिका या मातृ कोशिका, ठीक है, मातृ कोशिका कहा जाता है। यानी मदर सेल या पेरेंट सेल कहा जाता है पुरानी जिससे बन रही है, और नई कोशिका होती हैं क्या, डॉटर सेल या संतति कोशिका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी तथा इस विभाजन के पश्चात कितनी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो एक क्वेश्चन रेलवे में एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। खोज की थी स्टार्न्सबर्ग ने, ठीक है। तो इसका नामकरण किसने किया था, ठीक है, नाम दिया था फार्मर एंड मूरे ने, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस का, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे एक कोशिका हुई, आखिरी में जब इसकी पूर्व अर्धसूत्री प्रथम द्वितीय पूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी तो इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन किन किन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन सबसे पहले समझना है कायक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है, कायक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल में होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल। और कायक कोशिका यानी शरीर की कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, ठीक है। किसमें होता है, जन्म या जनन कोशिकाओं में, ठीक है, जनन कोशिकाओं में होता है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, हिंदी इंग्लिश में नाम लिखो, ठीक है। तो कोशिका की रसोई कहा जाता है
क्लोरोप्लास्ट को, किसको, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें पर्णहरित होता है, और क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में, हिंदी में हरित लवक, ठीक है, पर्णहरित को। ठीक, बढ़ते हैं टोनोप्लास्ट क्या है। अब ठीक है साथियों, जैसे कि इसमें लिखा है टोनोप्लास्ट, ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या है, कोशिका में पानी की कैंटीन किसे कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि कोशिका होती है, कोशिका में यहाँ के अंदर होता है, बीच में क्या है, पादप कोशिकाओं में कुछ रिक्तकाएँ रसधानी पाई जाती हैं। तो जो कोशिका की रसधानी होती है, जिसकी ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत जो ऊपरी झिल्ली होती है काय की, रिक्तका की, उसे क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है, उस बाहरी दीवार को। ठीक है, कोशिका में इसी को क्या कहा जाता है, पानी की कैंटीन कहा जाता है, किसको, रसधानी को या रिक्तकाओं को। फल, बीज और फूल में कौन सा लवक पाया जाता है। ठीक है, ये भी पहले बता चुका हूँ, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। कौन सा, वर्णी लवक। कौन सा पाया जाता है, वर्णी लवक पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में ध्रुव निर्माण कौन कराता है। तो ध्रुव निर्माण कौन कराता है, जैसे कि बताया था, जो कि सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम के अंदर कौन पाया जा रहा, क्या पाया जा रहा था, यहाँ पे सेंट्रियोल पाया जाता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो अलग अलग अपनी ध्रुवों की ओर बढ़ता है, तो क्या होता है, सेंट्रियोल होते हैं, वो क्या करवाते हैं, ध्रुवों का निर्माण करवाते हैं। ठीक है साथियों, इस बार मैंने इसमें नीचे आंसर इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पर जब लिखते हैं तो वो सामने साफ साफ नहीं दिखते हैं, तो यहाँ पर टाइप कर दिए इसी वजह से पहले से। ठीक है साथियों, माइटोसिस कितने अवस्था में पूर्ण होता है। माइटोसिस कितनी अवस्था में पूर्ण होता है, अवस्थाओं का नाम लिखो। ठीक है, मतलब क्या है, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन तो 5 चरणों में पूर्ण होता है, अपन जानते हैं। ठीक है, मुख्यतः जैसे अपने 4 जो कि मुख्य चरण होते हैं, जो पहला वाला होता है अपनी, जो इसमें अंतर होता है, इसे अंत्यावस्था बोलते हैं, अंतरावस्था बोलते हैं। तो 5 के नाम है, इंटरफेज यानी अंतरावस्था, ठीक है, प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये 5 इसकी अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये प्रारंभ अवस्था होगी, ये मध्य अवस्था होगी, और ये पश्चावस्था है, और ये अंत्यावस्था होगी, टीलोफेज। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार से होता है, उनके नाम लिखो। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार से होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। ठीक है, मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। बढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, इसमें ये पूछा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसकी प्रथम की विभाजन की अवस्थाओं के नाम लिखो। ठीक है, प्रथम की जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उसकी। ठीक है, तो जो अवस्थाएं होती हैं तो वो तो पहले जैसी होती हैं, लेकिन अर्धसूत्री की जो प्रोफेज अवस्था है, ठीक है, प्रोफेज, इसमें पूछा गया है प्रोफेज की अवस्था। ठीक है, जो प्रोफेज की अवस्था है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की पूछा गया है। ठीक है, प्रोफेज की, तो प्रोफेज की 5 अवस्थाएं कौन सी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है साथियों, और एक क्रिम्सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस, जैसा कि हम जानते हैं जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। काइनेसिस मतलब विभाजन, तो मतलब जो कोशिका का विभाजन होता है, तो जब क्या होता है, कोशिका इस प्रकार से विभाजन होने लगती है, तो अलग अलग कोशिका बनती है, तो इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के पश्चात कितनी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा ये विभाजन शरीर की किन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा सोमेटिक सेल यानी शरीर की कोशिकाएं कायिक कोशिकाओं में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, तो जैन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर शरीर में घाव हो जाता है तो कौन सा विभाजन द्वारा घाव को भरा जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया शरीर में विभाजन है, शरीर की कोशिकाएं किस विभाजन में होता है, समसूत्री विभाजन में। किसमें, समसूत्री विभाजन में। ठीक है साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अक्सर परीक्षा में एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी आदि में आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा केंद्र राज्य की सभी परीक्षाओं में अधिकांश समय से प्रश्न आते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो अग्नि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, इसे टॉपिक को पूरा कवर किया गया है। इससे पहले भी वीडियो को भी आप टॉपिक को देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा कवर हो सके। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में जीव विज्ञान प्रैक्टिस सीरीज के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, अपना आखिरी प्रश्न है, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन के पश्चात संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र किस अवस्था में होते हैं, किसमें गुणित और अगुणित होते हैं। ठीक है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो जिससे जो 4 कोशिकाएं बनती हैं लास्ट में, वो कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। मतलब जितने 46
गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें कितने आधे आधे गुणसूत्र होते हैं कितने में, चारों में। ठीक है। जो समसूत्री होती हैं ये तो शरीर का निर्माण करती हैं, तो हूबहू कॉपी होती हैं, तो जहाँ की तहाँ होती हैं। तो ये क्या होती हैं, गुणित, मतलब दो, मतलब जोड़े में, मतलब गुणित होती हैं, मतलब 23 46। ठीक है। तो इसमें कैसी होती हैं, गुणित, और अगणित होती हैं असूत्री में, इसको ध्यान रखना साथियों। एक कोशिका विभाजन और कोशिकांगों से संबंधित प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षाओं में हमेशा आते हैं, और संभवतः इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे अगली सीरीज जल्दी आएगी। धन्यवाद।